रक्त का थक्का बनना। अच्छा एक चीज और बताना था यार, अभी जैसे मैंने कहा कि प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है तो प्लेटलेट्स देना पड़ता है। कंप्लीट कर दे, वहीं पे भूल गए, उसी समय बता देना चाहिए था। कभी कभी यहां से भी पूछ लेता, जैसे ब्लड बैंक का नाम सुने होंगे, तो भाई मैं नॉर्मली पैसे वाला बैंक जानता हूं कि उसमें 50,000 रुपया जमा कर दिए, 6-7 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद, पहले तो 500 में डबल कर 5 वर्ष में डबल करते थे, अब 7-8 साल ले लेते डबल करने में, यानी वो इंटरेस्ट देते हैं आपको, पैसा उनके यहाँ रखिए आपको इंटरेस्ट देंगे। तो वैसे ही ब्लड बैंक कोई बैंक होता होगा जहां एक बोतल खून रख दो, कुछ दिन बाद वो 1.5 बोतल 2 बोतल हो जाएगा। ब्लड बैंक मीन्स व्हाट? सॉरी फिर से, अंग्रेजी में बोलोगे तब भी समझ लेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। हमारे घर में भी अवेलेबल है। मैं ओ पॉजिटिव हूँ, मेरी वाइफ ए बी पॉजिटिव है, मेरी बेटी बी पॉजिटिव है, मेरे पिताजी ओ पॉजिटिव है, मेरी माताजी बी पॉजिटिव है, सबका ब्लड ग्रुप मुझे पता है, तो मेरा घर ब्लड बैंक हो गया। क्वेश्चन समझिए। आपने कहा कि वो स्थान जहां कई तरह के ब्लड ग्रुप क्या हो, अवेलेबल हो, तो मेरे घर में तो क्या है, मैं सबका अपने घर में जानता हूं लगभग लगभग, तो मेरा घर ब्लड बैंक हो गया। आपने गलत नहीं बताया, मैंने कहा ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट। जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक सिलेक्शन से दूर हो। पहला दिन मैं बोला था, पहले दिन आपसे कि एस्पिरेंट बनिए। एस्पिरेंट बनोगे तभी क्या है, सिलेक्शन की रेस में आओगे, नहीं तो जानते हुए भी चीजें क्या होती है, मिस कर जाती है। सुरक्षित नहीं, संरक्षित किया जाता है। हमारे घर में हमको संरक्षित करने की जरूरत नहीं है, यानी एक ऐसा प्लेस जहां पे विभिन्न टाइप के ब्लड लोगों के शरीर से निकालकर संरक्षित किया जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः उपयोग किया जा सके। ठीक है, छोड़िए, डिफाइन नहीं करना था, ऐसे मैंने पूछ लिया। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए संरक्षित करना है, तो मेरे शरीर से निकाले कुछ पॉलिथीन में ऐसे बांध के पैक किए और रख दिए फ्रिज में, टेम्परेचर। अब पहला क्वेश्चन आया सही वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है, किस टेम्परेचर पे रखा जाता है? और रुक जाओ, और ऐसे ही रख दिया जाता है कि कुछ निकाला जाता है? दूसरा सुन तो लो यार, दूसरा कि कुछ मिला के रखा जाता है? तीसरा कि एक बार में आप देना चाहो तो कितना आपकी बॉडी से लिया जाएगा? ऐसा नहीं कि आप चाहो तो 2 लीटर निकलवा लो, किसी भी व्यक्ति से 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मीन्स हाउ मच ब्लड, कितना? अभी तक जितने लोगों ने अपने से आंसर बताया सब गलत था। अभी देखना, जैसे मैंने पहले पूछा कि किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, पता नहीं किसने कहा बॉडी टेम्परेचर पे, गलत है। क्या 4 डिग्री? क्या होता है? अभी सेंटेंस बना के लिखवा देंगे, पहले समझ लो। 4 डिग्री पे नहीं, 40 डिग्री पे फॉरेनहाइट। इसको कन्वर्ट करोगे तो उनका सही है अप्रॉक्स 4.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सही बताए थे। तो 40 डिग्री फॉरेन, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं फिजिक्स में बताऊंगा, जब टेम्परेचर पे आऊंगा, हीट एनर्जी चैप्टर पे आऊंगा तब। 40 डिग्री फॉरेनहाइट पे रखते हैं इसको, ठीक? क्या मिक्स करके रखते हैं? सही जो बोल रहा था, इधर और बताओ। सोडियम नाइट्रेट एंड, बोलो, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज। देखिए अभी भी मत लिखिए, अभी एक चीज और बताना हमें कि किस टेम्परेचर पे रखते हैं, तो 40 डिग्री फॉरेनहाइट अप्रॉक्स 4.444 डिग्री सेल्सियस, ये होता है F-32/9 इक्वल टू C/5। ठीक है, इससे निकालोगे तो आ जाएगा, हम बताएंगे कैसे बनाते हैं, सब बताएंगे। अब समझिएगा कि मान लीजिए आपका निकाल लिया गया ब्लड, कितने दिन तक रख पाएंगे? टाइम होता ना, जानते हो डोनेट सब करता है, रखा भी जाता है, कभी कभी हम मोटिवेट होकर डोनेट कर देते हैं, लेकिन देखते हो जरूरत पड़ने पे फिर खोजा जाने लगता है।
होता है ना, पैसा होते हुए भी खोजना पड़ता है। ब्लड बैंक में जाते हैं, ब्लड बैंक वाला कहता नहीं है भैया। फिर हमें दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे यार सब लोग डोनेट करते रहते, इतना डोनेट करते रहते, होता क्या है? सब यूज हो जाता है? नहीं, फेंकना भी पड़ता है। खराब हो जाएगा तो फेंकना भी पड़ेगा। तो पहले ये बताओ कि यही बात है, कितने दिन तक रख सकते हो? उससे उतने दिन में अगर यूजर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। उतने दिन में यूजर मिल गया तो आपको फिर खरीदने पे आसानी से मिल जाएगा। पहली बात, खरीदने जा रहे हो तो ऐसे नहीं कि पैसा दे के मिल जाएगा। आप 1 यूनिट ब्लड दीजिए, साथ में कुछ पैसे दीजिए, तब आपको ब्लड देंगे। यानी जितना रखने में चार्ज उनका लगा है वो भी दीजिए, तब वो आपको देंगे 1 यूनिट ब्लड, आपकी इच्छा अनुसार, यानी कौन सा ग्रुप चाहिए। ठीक है? तो आप तैयार हो कि मेरा ब्लड ले लो, आप पैसा भी दे रहे हो, फिर भी कहते हैं, कभी कभी कहते नहीं है, क्योंकि जो आप दे रहे हो तुरंत तो यूज नहीं हो सकता। तुरंत यूज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें बहुत सारी आपको कोई बीमारी है कि नहीं है, आपका क्या ब्लड ग्रुप है, एंड बहुत सारी चीजें मैच करना पड़ता है। ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद भी तुरंत नहीं दे सकते। हो सकता है आप डायबिटिक हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको एड्स हो सकता है आपको XYZ कुछ भी हो। तो प्रिजर्व जिसे आप डोनेट भी कर देते हो, तुरंत ले जाके प्रिजर्व नहीं करते उसको, उसको ले जाके उसके बहुत सारी टेस्टिंग होती है। अगर सब कुछ सही है तब वो क्या होता है? स्टोर होता है। इसीलिए बहुत रक्त संबंधी आपका कोई डॉक्टर पे प्रेशर डाला है तो आपका तुरंत निकाल के दे सकते, नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, स्ट्रिक्ट आदेश होता है। तो कहने का मतलब बस इतना था कि कितने दिन तक रख सकते हो? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ठीक ठीक, सब समझ गए। बस बाकी लोग भी बताइए। अरे कॉमन सेंस की बात है। जिस ब्लड सेल का लाइफ स्पेस जितना है, यानी आरबीसी है तो 120 दिन यानी 4 महीने तक रख सकते हो। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स 1 सप्ताह। इसीलिए अगर आरबीसी कम है तो जल्दी खोजने की जरूरत नहीं मिलती, हर जगह मिल जाता है। प्लेटलेट्स, और जब डब्ल्यूबीसी कम होती है तब क्या है, डोनर खोजे जाते हैं। क्योंकि ये चीजें क्या, पहले क्या होता था कि सारा कंपोनेंट एक साथ फ्रीज कर देते थे, रख देते थे, तो उसमें क्या होता था, ब्लड ज्यादा यूज हो जाता था लेकिन जरूरत पड़ने पे कमी हो जाती थी। अब मान लीजिए कि जिसको आरबीसी की जरूरत है उसमें पूरा ब्लड डाल दिए तो उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत थी, उसी समय नहीं मिला, मर सकता है ना। तो उस अगर जो जिसको आरबीसी की जरूरत थी उसको आरबीसी दे दीजिए, जिसको प्लेटलेट की जरूरत है उसको प्लेटलेट दीजिए, जिसको डब्ल्यूबीसी की जरूरत है डब्ल्यूबीसी दे दीजिए। यानी अब क्या करते हैं, ब्लड को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करके स्टोर करते हैं। यानी 1 यूनिट खून से आप 3-4 लोगों की जान बचा सकते हैं। पहले क्या, एक यूनिट से 1 लोगों का बचता था। ठीक, तो जिस ब्लड सेल की लाइफ स्पैन जितना होता है उसका क्या है, उतने समय तक स्टोर किया जाता है। लिख लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर अगर जरूर है तो, अगर ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर स्पेस नहीं तो पेज में सबसे नीचे आइए, उतरिए और 3-4 लाइन ऊपर लिखिए नोट, NOTE, नोट। सुनते समय सिर्फ सुनना चाहिए, ये नहीं कि पेंसिल लेके लिखे पड़े हैं। सर कुछ भी समझाएं फर्क नहीं पड़ता, हम लिखेंगे बस। तो पेंसिल से लिखने वालों, पेंसिल से लिखने की क्या जरूरत है, समझाने के बाद मैं लिखवा ही तो रहा हूं। या साथ साथ आपके दिमाग में कोई गजल वजल आ रही हो या स्टोरी राइटर हो, स्टोरी आ गई तो पेंसिल से बगल में लिख लिया कि बाहर जाके इसको लिख लेंगे और फिर मिटा देंगे, तो अलग बात है। अगर टॉपिक की बात लिख रहे हो तो फिर पेंसिल से लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेन से लिखिए। लिखिएगा इन ब्लड बैंक्स, इन नोट करके, नोट, इन ब्लड बैंक्स वी प्रिजर्व ब्लड एट 40 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर, ब्रैकेट में चाहो तो 4.4 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, बाय मिक्सिंग सोडियम नाइट्रेट एंड डेक्सट्रोज। रक्त बैंक में रक्त को सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज मिलाकर, रक्त बैंक में रक्त को सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज मिलाकर
40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ब्रैकेट में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित किया जाता है। ये हो गया भाई आपका। ठीक, अब आते हैं ब्लड क्लॉटिंग पे। उसको एक लाइन और लिख लीजिएगा कि प्रत्येक रक्त कोशिका को उसके जीवन काल के बराबर संरक्षित किया जा सकता है। वी कैन प्रिजर्व ईच ब्लड सेल्स बाई देयर लाइफ स्पैन, यानी जितना उसका लाइफ स्पैन है उतना दिन तक हम आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और क्या मिला के, सोडियम नाइट्रेट एंड डेक्सट्रोज मिला के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पे। अब ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं इसे। अब देखिए मैं इसको पैराग्राफ में नहीं लिखवा रहा हूं, पैराग्राफ में जो बातें हैं मैं इसको प्लस प्लस करके सेंटेंस में बना देता हूं। जैसे आपको इक्वेशन लिखते हैं ना, उस इक्वेशन फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं और समझाने के क्रम में उसको पैराग्राफ बना के समझा दे रहा हूं। यानी 3 लाइन लिखना है, 3 इक्वेशन लिखना है, उसको समझोगे लिखोगे तो 1 पेज के लगभग बराबर आ जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स का टॉपिक है, कहीं लिखना है नहीं। और लिखे हुए में फिर बाद में आपको अंडरलाइन करना पड़ता था, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज। वो जो आप अंडरलाइन करते हो वही निकाल के मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं। आपको क्लियर कट होगा, उसके बाद मैं समझा दूंगा और भी उसमें। अभी मैं जो लिख रहा हूं वो आप भी उतार लीजिए साथ साथ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें कौन सी हंसने की बात है, सर्दी किसी को भी हो सकती है। यही कि हमें दूसरे के ऊपर हंसना बहुत अच्छा लगता है, और जब अपने ऊपर लोग हंसते हैं तो फिर क्या इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। हंसी की बात है तो हंसो, फिर हंसने कोई जोक सुनाए हम या कोई और सुनाए तो हंसो। अब किसी को छींक आ जाए तो इसमें भी हंस दिए। हिंदी में भी लिखेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे। थ्रम्बो प्रोथ्रॉम्बिन प्लस थ्रम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू थ्रॉम्बिन। फिर है दूसरा, फाइब्रिन प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू ब्लड क्लॉट। हिंदी में बोल दे रहा हूं तीनों, प्रोथ्रॉम्बिन प्लस थ्रम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू थ्रॉम्बिन। थ्रॉम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू रक्त का थक्का। लिख लिए? लिख लिया ना? चलिए अब देखिए बोर्ड पे, बताते रहिए। पहले देखते नाम सुना है कि नहीं आपने। प्रोथ्रॉम्बिन का नाम सुना है? नहीं सुने हो? चलो अच्छा। कहां सुने भाई जो सुना है? लीवर में। ये लीवर में प्रोटीन होती है ना?
ये प्रोटीन लीवर में होती है? नहीं होती। अभी कह रहे हो लीवर में सुना है, फिर कह रहे हो नहीं होती है। इसका मतलब है कि पीछे की चीजें आप क्लास नोट्स भी रिवाइज नहीं कर रहे हो। आपने कई बार लिखा है, प्लाज्मा में भी लिखा होगा कि ये लीवर बनाता है और ये होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा जहां लिखे हो, तुम पीछे पलटो देखो अपना, नहीं सुने थे भाई? प्लाज्मा जहां लिखे हो देखो कि 4 प्रकार की प्रोटीन लिखे हो, लास्ट में 2 प्रोटीन कौन कौन से लिखे हो? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोजिन लिखा है। यानी जो ऐसे मुंडी लाते नहीं सुना है, इसका मतलब है कि घर पे साइंस पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। ठीक है, सुनो इधर सुनो, पीछे पलटने की जरूरत नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं देखिए। इसीलिए इक्वेशन समझाने से पहले सबका मतलब तो समझना होना। प्रोथ्राम्बिन आपने नाम सुना है, क्या है? एक प्रोटीन है जो लीवर बनाता है, लेकिन ये रहती कहां है? प्लाज्मा में। ठीक। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम सुना है? पीछे मत पलट के देखो, यानी मेंटली यहां होगे तो सुनते रहते होगे। थर्मोप्लास्टिन सुना है कि नहीं? अभी अभी आप लिखे हो, प्लेटलेट्स में अभी आपने लिखा है ना, यानी एक एंजाइम है। ठीक। कैल्शियम का नाम सुना ही होगा। ठीक। अब एक चीज और इसमें छूट रही जो नहीं है, पीछे लिखो, विटामिन के। तो विटामिन के जो है इस प्रोथ्रोम्बिन का ही निर्माण करवाता है लीवर द्वारा। तो वहीं कहीं आपको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, विटामिन के हेल्प्स लीवर इन प्रोड्यूसिंग प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के जो है यकृत को प्रोथ्रोम्बिन बनने में सहायता करता है, या यकृत द्वारा प्रोथ्रोम्बिन बनाने में विटामिन के सहायक होता है। लीवर हेल्प्स, विटामिन के हेल्प्स लीवर इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब समझिए कि पहला इक्वेशन कह क्या रहा है। इसको अगर शब्दों में लिखना होता, पैराग्राफ में लिखना होता, तो कैसे लिखते? ठीक। देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन है क्या? एंजाइम है। एंजाइम है, और एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं, यानी शरीर में क्या करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसी भी रिएक्शन के रेट को ये क्या करते हैं? इनहेंस। ठीक। तो देखो किया क्या इसने, इस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ने, इस एंजाइम ने क्या किया? कैल्शियम की हेल्प से, कैल्शियम की सहायता से, ये प्रोथ्रोम्बिन जो एंजाइम थी ना, ये इनएक्टिव स्टेट में पड़ी हुई थी, निष्क्रिय अवस्था में आपके प्लाज्मा में पड़ी रहती है हमेशा। तो ये प्रोथ्रोम्बिन नामक निष्क्रिय एंजाइम जो थी, इनएक्टिव स्टेज में आपके प्लाज्मा में। देखिए एक चीज और बताना था इससे पहले, कि ये सारे प्रोसेस शुरू कब होंगे। ये पहला इक्वेशन जो है, ये आपने जो लिखा है, जिसको मैं बताना शुरू कर दिया था, ये स्टेज शुरू कब होगा? आफ्टर द डीएक्टिवेशन ऑफ हिपेरिन। आपके शरीर में क्या है? हिपेरिन है, याद है ना? लीवर बनाता है, ठीक है? तो प्लाज्मा में वो भी होती है। तो जब तक हिपेरिन आपके बॉडी में होगा, या बॉडी के बाहर ब्लड में भी होगा, तो वो क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग की पहला ही रिएक्शन शुरू नहीं होगा, तो दूसरा और तीसरा रिएक्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है? तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग के रिएक्शंस हैं, इनको शुरू होने से, स्टार्ट होने से रोक देता है। मतलब वो हमारी बॉडी में गार्ड की तरह काम करता है। जब तक वो एक्टिव स्टेज में रहेगा, सक्रिय अवस्था में रहेगा, तब तक ब्लड क्लॉटिंग की कोई भी प्रोसेस, या इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया भी था, फिर आपने वीडियो में भी देखा था कि हिपेरिन डीएक्टिवेट कब होती है? जब वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती है, या उस पर प्रेशर पड़ जाता है। मैंने बताया ना, कोई जोर से थप्पड़ मार दे, डंडे से मार दे, या कहीं दरवाजे में, स्लाइड में आपका हाथ दब जाए, या कोई न्यू पिंच दे दे, तो वो जो होता है, अगर ब्लड बॉडी से नहीं निकला है और स्मॉल अमाउंट में आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? वो स्टोर हो रहा, तो उसे कहते हैं ब्लड ब्लिस्टर्स। याद है? याद ऐसे करके दिखाया था यहाँ पे, ठीक है? या आप खुद से देखना चाहते हैं तो दूसरे से कहिए, चिकोटी, चिकोटी कहते हैं ना काटना, अच्छे से कटवा लीजिए बस। देखिए ब्लड ब्लिस्टर क्या होता है, पता चल जाएगा। नहीं तो कहीं स्लाइडिंग वाला दरवाजा हो, या ऐसे ही कार वार का दरवाजा हो, थोड़ी सी उंगली रख के गेट बंद कर दीजिए।
ठीक है, समझ में आएगा, फिर प्रैक्टिकली आप फील कर लोगे कि कैसा होता है। यानी जब ब्लड बॉडी से बाहर नहीं निकला और स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाता है, तो ब्लड ब्लिस्टर्स बोलते हैं उसको। ठीक, काला काला दिखता है। तो जब तक हिपैरिन एक्टिवेट रहेगी तब तक बॉडी में इन सब में कोई प्रोसेस शुरू नहीं होगा। आफ्टर द डीएक्टिवेशन ऑफ हिपैरिन दैट प्रोसेस स्टार्ट्स। हिपैरिन के डीएक्टिवेट होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और प्रोसेस क्या आप समझिएगा, जो मैंने बताया कि ये एंजाइम जो है, जो इनएक्टिव प्रोटीन पड़ी हुई है, कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन, इस इनएक्टिव प्रोटीन को कैल्शियम की मदद से एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। यानी कैटलिस्ट, वही कहना, चढ़ाने वाला काम किया, 2 चूड़ी चढ़ा दिया, अब ये लड़ाई के लिए तैयार है मैदान में। ठीक है, यानी इनएक्टिव प्रोटीन जो है, जो कि एंजाइम किसने, थर्मोप्लास्टिन ने क्या किया, उसे कैल्शियम की हेल्प से एक्टिव प्रोटीन में बदल दिया। इसीलिए अब एक्टिव होते ही प्रो वर्ड हट गया। देखो रिजल्ट में क्या लिखे हो, थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन में क्या अंतर है, बस प्रो हट गया, मतलब वो इनएक्टिव फेज से एक्टिव फेज में कन्वर्ट हो गई। इन निष्क्रिय अवस्था से किस में आ गई, सक्रिय अवस्था में आ गई। तो अपने साथ वाली प्रोटीन से लड़ ली, साथ वाले प्रोटीन से लड़ ली, इसका मतलब हुआ उसके साथ जो दूसरी प्रोटीन थी उससे रिएक्ट कर ली। तो दूसरी लाइन क्या लिखा गया है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को भी लीवर ही बनाता है, ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ हमेशा रहती है, कहां पे, प्लाज्मा में। अब इसने क्या किया, रिएक्ट कर लिया उससे, रिएक्ट करके बनाई क्या, फाइब्रिन। आपको मैंने जब वीडियो दिखाया था तो उसमें भी आपने देखा था फाइब्रिन होता है नेट लाइक, पीले रंग का देख रहे थे कि जाल जैसा बन रहा था। अरे मैंने तो आपको ग्रुप में भी तो डाल दिया है वीडियो, सब नहीं आया? कितने लोगों को आया, पहले ये हाथ उठाइए ईमानदारी से। उस ग्रुप में 35-36 मेंबर थे, 3 लोग हाथ ऊपर, और 35-36 मेंबर के मैंने 3-4 मॉर्निंग वाले ग्रुप में डाला हुआ है, और 3-4 लोग हाथ उठाए, पहले क्या वो पुराने लोग हैं क्या? कितने लोग हाथ उठाए थे, तो फिर उठाइए। आपका जो ग्रुप है उसमें आपके और परिचित नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या बीएससी वाले ग्रुप में डाल रहा हूं? चलिए अच्छा, ऑफिशियल ग्रुप में डलवा देते हैं। ठीक, चलिए, तो नया बना लो, मना किसने किया? तो मैंने कहा नए बना लो, ग्रुप बनाने में क्या, हर 2-4 दोस्त होंगे, मिलके बनाते रहो ग्रुप, या चलो मैं उसमें उधर करवा देता हूँ, ऑफिशियली डलवा देता हूँ। तो ऑफिशियल है उसमें तो और पुराने पुराने लोग होंगे। चलिए आप देखते रहिएगा। यानी आपको मैंने क्लासरूम में तो दिखाया था, पर इस पे बात करते हैं। क्लासरूम में दिखाया था ना एक वीडियो, उसमें जहां से ब्लड निकल रहा था, एक पीले रंग का जाल जैसा स्ट्रक्चर बना था, वही उसी को कहते हैं फाइब्रिन। तो फाइब्रिन इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रिन क्या है, एक जाल जैसी संरचना है। अब कोई भी जाल होता है, जैसे मछली पकड़ने का जाल है, तो मछली कैसे पकड़ते हो, उस जाल से छोटा स्ट्रक्चर कोई भी होगा जाल से पास आउट कर जाएगा, उस जाल के छेद से जो भी बड़ी संरचना होगी उसमें जाके फंस जाएगी। तो हम तालाब में लेके घूमते हैं जाल, पानी उसमें से निकल जाता है, मछलियां उसके छेद से बड़ी होती हैं, उसमें फंस जाती है, हम निकाल लेते हैं। जैसे छोड़िए मछली नहीं पकड़े होंगे, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी लगा के आप सोते हो, कभी लगाए हो मच्छरदानी? ठीक है, तो अगर लगाए हो, नहीं खुद लगाए होगे तो दूसरे को देखोगे, ऐसे ऐसे कर देते हो, लेकिन जान लो मच्छरदानी से बेस्ट विकल्प कोई नहीं, लिक्विडेटर और ऑल आउट कुछ नहीं है। सबसे अच्छा विकल्प मच्छरदानी ही है, और समझदार लोग ही उसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मच्छरदानी में सांस नहीं आती, ठीक है, समझ गए, कितने लोगों को सांस नहीं आती। ठीक, तो अब उसमें क्या होता है, हवा पास आउट कर जाता है, हवा पास, मच्छर का क्या, मच्छरदानी का छेद इतना छोटा होता है कि मच्छर उसमें फंस जाता है, अंदर आप तक नहीं पहुंच पाता। तो वैसे ही जहां पे कट लगा था, जहां से ब्लड निकल रहा था, वहां पे ये जाल बन गया, जाल बन गया। तो अब इस जाल के छेद से जो छोटी स्ट्रक्चर होगा इस जाल से पास आउट कर जाएगा।
लेकिन इस स्ट्रक्चर से बड़ा जो होगा, सॉरी इस छेद से बड़ा जो होगा वो इसमें फंस जाएगा। तो जाल ये इतना पतला होता है कि लिक्विड फॉर्म में जो है वही बाहर निकलता है, सॉलिड सारी चीजें फंस जाती हैं। तो आप कहोगे सर प्लेटलेट्स भी लिखना चाहिए था, लिख लो प्लेटलेट्स, लिखना ना लिखना बराबर है, क्योंकि 0.1%, वो भी किसका 0.1, प्लेटलेट्स का, जो ऊपर वाला जो लिखो ब्लड कॉप्सेल्स का भाग है। 55 से 45 टू 50% क्या है, 55 टू 60% जो भी लिखो प्लाज्मा है, यानी आधे से ज्यादा प्लाज्मा लिक्विड निकल गया। जो बचा उसमें सबसे ज्यादा क्या है, आरबीसी है। तो मेनली उसमें क्या फंसेगी जाके, उससे कम क्या आपने लिखा ना 600 संबंध एक, यानी 600 आरबीसी है तो उसके स्थान पे एक क्या मिलेगी आपको, डब्ल्यूबीसी, ठीक। और उसके भी कम क्या हो जाएगा फिर, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स लिखना ना लिखना कोई वो नहीं है, आप लिखिए। मेनली इसमें क्या फंसती है जाके, आरबीसी फंसती है। जब आप कोई जाल है, जैसे मैंने कहा मछली पकड़ने वाला जाल, तालाब में लेके घूम रहे हो, उस तालाब में लोगों ने पॉलिथीन भी फेंक दिया है, पुराने कपड़े भी फेंके हुए हैं, तो मछली तो भले से ना फंसी, ये पॉलिथीन्स, ये पानी की बॉटल्स या कुछ ऐसी चीज जाके फंस जाती हैं, छेद बंद हो जाता है, अब जाल आगे बढ़ता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब पानी पास आउट नहीं हो रहा, उसमें से छेद बंद हो गया है। तो लोग क्या करते हैं, जाल बाहर निकाल के फिर साफ करते हैं, फिर लेके घुसते हैं। तो वैसे ही अब इस जाल में जब जाके आरबीसी फंस गई, जाल के होल को, जाल के छेद को ब्लॉक कर दी, भर दी, तो अब इसमें से लिक्विड फॉर्म भी पास आउट नहीं होगा और ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा, जिसे आप कहोगे ब्लड क्लॉट हो गया, कोएगुलेट कर गया, थक्का उसका बन गया, अब बाहर निकलना बंद हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो एग्जाम में तो इन्हीं सब में से नाम रहेगा। पूछा जाता है ना रक्त का थक्का बनाने में निम्न में कौन सहायक नहीं है या निम्न में कौन सहायक है, तो सारी बातें मैंने खोल के खींच के एक ही जगह इक्वेशन फॉर्म में लिख दी, बाकी तो कहानी सुना था, ऑप्शन तो यहीं से फंसेगा आपका। अब एक बात और समझिएगा, जैसे जैसे कभी किसी किसी को ब्लीडिंग जब होती है, चोट लगती है, ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो वो कहते हैं कि भाई अब क्या टाका लगाना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यानी बहुत तेजी से। तो टाका कब लगता है, अगर आप थोड़े से स्मार्टनेस दिखाएंगे तो किसी को भी टाका लगने से बचा लेंगे, चोट लगने पे। जैसे टाका स्टिचिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब ब्लड बहुत फ्लो से, प्रेशर से बाहर निकल रहा हो। जब ब्लड प्रेशर से बाहर निकलेगा तो ये जाल तो बनता है, लेकिन इतना प्रेशर से ब्लड बाहर निकल रहा है कि जाल तोड़ देता है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। एक सामान्य सा काम करिए, थोड़ी देर में ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। उसको किसी भी कपड़े से, आपके पास जो भी है, रुमाल, दुपट्टा, गमछा एंड मेनी मोर, तुरंत उसको फाड़िए और उसको कस के बांध दीजिए। अब बांधते समय ये मान लीजिए स्किन है, ये कटी है, तो बांधते समय ये ध्यान दीजिए कि ऐसा टाइट करिए कि ऐसे ऊपर चढ़े, ये नहीं कि ऐसा टाइट कर दिया इतना है तो खींच के इतना हो गया, तो और ब्लीडिंग होने लगेगी। आपको बांधते समय ये ध्यान देना है कि ये क्या हो जाए, दब जाए, कस के बांध दीजिए। अब डॉक्टर के पास ले जाइए, कोई डॉक्टर कभी भी स्टिचिंग लगा ही नहीं सकता। टाके तभी लगते हैं जब क्या है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है। इस तरह की चोट पे आप जब तक पहुंचोगे तब तक ब्लीडिंग रुक चुकी होगी, यानी फर्स्ट एड कभी कभी बहुत काम का होता है। ब्लड क्लॉटिंग में लगभग 2 से 8 मिनट तक का समय लगता है। छोटी चोट 2 मिनट के अंदर क्या होगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। बहुत बड़ी जिसको बांध बांध के ले जा रहे हो तो भी क्या है, 8 मिनट के अंदर क्या होगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। अगर नहीं किया तो समझ लीजिए फिर मोक्ष की संभावना पूरी पूरी है। ब्लड निकल भी तो रहा है ना, तो पहले तो बांध दीजिए कि कम हो जाए। नहीं भी क्लॉट हो रहा है तो डॉक्टर, नहीं हो रहा है तो उसमें बहुत सारे और भी होते हैं ना। जैसे एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं रॉयल डिजीज, सुने हैं, शाही बीमारी, आप लोगों में नहीं होगी ना। उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया, इसी से संबंधित है इसलिए बता रहा हूं। हीमोफीलिया में क्या होता है, जिसको चोट लग जाती है जल्दी ब्लड क्लॉट ही नहीं होता। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में है, ब्रिटेन की महारानी को है और ये जेनेटिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है। तो देखो राजा महाराजा को हो गया तो रॉयल डिजीज। कभी किसी डिजीज को बेगर डिजीज सुने हैं, भिखारियों वाली, नहीं सुने हैं ना। तो उसमें भी क्या होता है, देखिए अब मैंने इतना ही बताया जितना आपके एग्जाम के लिए काम का है। अब रॉयल डिजीज सुने हो तो बस समझ लो, अगर पेन चलाना चाहे चला लीजिएगा, वो उतना डीप जाके बताएंगे नहीं, फिर जेनेटिक्स जाके सुन लो बस
कि रॉयल डिजीज यानी हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 which is a specific protein is not present in that person. हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड रक्त का थक्का बनाने की कारक संख्या 8 जो कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है उन व्यक्तियों में नहीं पाई जाती, इसलिए उनको चोट लगती है तो तुरंत डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। क्या है, ट्रीटमेंट से उसको ब्लड क्लॉट करवाया जाता है, नहीं तो ब्लीडिंग होती रहेगी और मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों का जिनका रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है वो हीमोफीलिया का लक्षण है, और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का बनने वाला कारक संख्या 8 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो है वो क्या होता है, नहीं पाया जाता। और कारक संख्या 8 भी क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन है, और वो क्या होती है वो जानने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा जानने का मन करेगा तो आप नेट पे सर्च करिएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हो ना, मुझे और भी आगे टॉपिक ले चलना है। अब समझिए और आगे की बात, कि जब कभी रक्त का थक्का बनता है तो कभी शायद मेल पर्सन फेल किए हो या फीमेल भी फील कर सकती हैं कि जहां थक्का बनता है वहीं पे भी पीला पीला निकलता रहता है, लिसलिसा सा। मेल के इसलिए मैंने बोला कि वो लोग सेविंग करते हैं, सेविंग करते समय कहीं कट लग जाता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पोंछ लेते हैं, फिटकरी आफ्टर सेव लगा लेते हैं, काम चल जाता है। फिर आप देखते हो कि कभी कभी पीला पीला जहां कटा था पीला पीला निकल के जमा हुआ हम निकाल लेते हैं। फीमेल भी कभी कभी मुहासे होते हैं फेस पे, तो अगर या कहीं स्किन पे हुआ है तो हम उसको कभी दबा के निकालने की कोशिश करते हैं। तो कब तक दबाते हैं, जब तक उसका व्हाइट वाला ना निकल जाए। यही बोलते हैं ना कि दबाओ, ब्लड आ जाना चाहिए, वो क्या है, पीला वाला सॉरी व्हाइट वाला निकल जाए। तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है, तो 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ऐसे पोंछते रहते हो जहां भी है, तो उसके बाद देखते हो कि ब्लीडिंग तभी रुकेगी जब वो पीला पीला वाला आके चिपक जाता है, और उसको आप ऐसे करते हो वो निकल के चला जाता, हट जाता है। उसके बाद फिर ब्लीडिंग नहीं होती, यानी अंतिम स्टेप है। उस पीले वाले को कितने लोगों ने फील किया है, कई लोगों ने फील किया। देखिए छोटी चोट में आप फील कर सकते हो, लेकिन बड़ी चोट है तो हम क्या करते हैं, बैंडेड लगा देते हैं, तो फिर हम फील नहीं कर सकते। तो पहला जो वो जो पीला वाला फील करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है, अभी लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो फिर लिखवाता हूं, तुरंत पेन उठाना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं रक्त सीरम, ब्लड सीरम। अभी तो मैंने ऐसे फील करवाया ना, एक्चुअल में वो क्या है तो समझिएगा, ऐसे पहले समझिएगा कि एट द प्लेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एट द प्लेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर क्लॉटिंग येलोइश लिक्विड फ्लोज विच इज नोन एज ब्लड सीरम। रक्त का थक्का बनने वाले स्थान पर थक्का बनने के बाद क्या होता है, एक पीले रंग का तरल पदार्थ निकलता है जो आके जम जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रक्त सीरम कहते हैं। अभी भी मैंने डिफाइन नहीं किया, अभी मैंने आपको फील करवाया। अब टेक्निकली वो क्या होता है समझिएगा, ब्लड सीरम इज अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन। लिखो नहीं, चलो लिखो यार, नोट करो, लिखो, एनओटी नोट करके लिखिए सभी लोग। लिखने में अब आप लोगों का इंटरेस्ट है, और जो लिख रहा है वही हंस रहा है, इसलिए मेरा पारा और चढ़ता है। एक तो गलती करो ऊपर से हंसो, ये क्या नॉनसेंस है भाई, निकाल देंगे बाहर, अब तो क्लास खत्म है, नहीं तो आज निकाल ही देते हैं। गलती करने के बाद हंसोगे तो फिर समझ लो ये आखिरी दिन हो जाएगा आपका कोचिंग में, और फीस भी रिफंड नहीं होगी, क्योंकि जहां आपने फॉर्म भरा होगा नीचे साइन किया होगा, टीएनसी बहुत छोटा छोटा लिखा रहा होगा, ठीक है। उसमें एक क्लास है कि अगर आपने प्रोटोकॉल रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपको निकाल दिया जाएगा कोचिंग से, और 1 रुपया वापस नहीं होगा। नहीं पता था तो पता कर लीजिए जाके, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, मैं जो समझा रहा हूं, जो कर रहा हूं लिखिएगा, लिखना है तो लिखिएगा। एट द प्लेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, at the place of blood clotting, after clotting a yellowish liquid flows which is known as blood serum। रक्त का थक्का बनने वाले स्थान पर थक्का बनने के बाद एक पीले रंग का तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसे रक्त सीरम कहते हैं। a yellowish liquid flows which is known as blood serum। At the place of blood clotting, after clotting a yellowish liquid flows which is known as blood serum।
रक्त का थक्का बनने वाले स्थान पर थक्का बनने के बाद एक पीले रंग का तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसे रक्त सीरम कहते हैं। फिर नीचे लिखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा, ब्लड सीरम इज अ ब्लड प्लाज्मा विदाउट प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। रक्त सीरम प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन रहित रक्त का प्लाज्मा ही होता है। यानी वो प्लाज्मा जिसका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन यहाँ पे खर्च हो गया, वो प्लाज्मा वहीं से फिर बाहर निकल जाता है। रक्त सीरम, रुक जाइए शुरू से सुनते हैं। रक्त का थक्का बनने वाले स्थान पर थक्का बनने के बाद पीले रंग का तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसे रक्त सीरम कहते हैं। फिर पूरा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, रक्त सीरम प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन रहित रक्त सीरम प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन रहित, रहित मतलब बिना उसके, रक्त का प्लाज्मा ही होता है। यानी प्लाज्मा में जितना लिखे हैं उसमें से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन निकाल दिए, वो क्या हो गया, रक्त सीरम हो गया। इसीलिए वो आपने पीछे लिखा है कि प्लाज्मा किस कलर का होता है, येलोइश कलर का, तो वो क्या होता है, निकलता है जो वो येलोइश कलर का होता